सो बच्चों, आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो अभी अभी रिज़ल्ट निकला है 2022 का एमपी बोर्ड का, और मैथ्स में जिनको सप्लीमेंट्री गई है। उन बच्चों को देखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि किस लेसन में से क्या क्या सिलेबस आने वाला है, और ये जो पेपर हमारा इस बार आया था 2022 का, इसका पूरा सॉल्यूशन मैं इसमें दिखाने जाऊँगा। क्योंकि बच्चों, जो भी पेपर लास्ट ईयर में आते हैं या इससे पहले भी आया हुआ है, इसमें से 5-10 मार्क्स का तो रिपीट होता ही होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं कि किस लेसन में से क्या क्या आने वाला है, किस ब्लूप्रिंट समझ लीजिए आप बच्चों। तो सबसे पहले लेसन का नाम है रियल नंबर, जिसको वास्तविक संख्याएं कहते हैं अपने हिंदी मीडियम में। तो 5 मार्क्स का आने वाला है। एक 3 1 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चों, और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें से। पॉलिनोमियल है, यही 5 मार्क्स का है, वही सेम 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 MCQs आएंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 MCQ है और 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। जो टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से भी एक 3 मार्क का क्वेश्चन है, 2 MCQ है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से भी एक 3 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है चैप्टर। ट्राइंगल में से 1 3 मार्क, 1 2 मार्क, 2 हमारे MCQ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 मार्क्स से 2 क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, लेकिन इसमें तो MCQ 6 आएंगे बच्चों। जो हमारी मैच द कॉलम होता है बच्चों, वो इसी में से आने वाला रहता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। सर्कल्स 5 मार्क्स का आ रहा है, एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, एक 2 MCQ होंगे। आपने ध्यान दिया होगा लेसन 9 हट चुका है, आपको नहीं आ रहा है। कंस्ट्रक्शन एक 4 मार्क का कंस्ट्रक्शन वर्क है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल 2 क्वेश्चन 1 मार्क के, एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। सरफेस एरिया वॉल्यूम 1 4 मार्क क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिक्स में से 1 4 मार्क क्वेश्चन, 2 MCQ। प्रोबेबिलिटी 2 क्वेश्चन है 2 मार्क्स है बच्चों। तो इस टाइप से टोटल आपका पेपर होगा, सेम पैटर्न पे होगा, है ना। तो हम ये पेपर स्टार्ट करते हैं, और बिल्कुल भी टेंशन ना ले बच्चों। होता है बहुत बार लाइफ में ऐसा कि हम लोग किसी न किसी सब्जेक्ट में रुक जाते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। आप बहुत आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकोगे, है ना। बस धैर्य रख के रेगुलर पढ़ाई करें। एटलीस्ट 5-6 घंटे रोज़ पढ़ाई आप करते हैं अभी से रेगुलरली, तो निकाल सकते हैं। और एक चीज़ अच्छी बता दो बच्चों कि आपको सप्लीमेंट्री तभी आती है जब आप 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं, है ना। जैसे एक मैथ्स है, तो मैथ्स के अलावा कोई ना कोई और सब्जेक्ट भी होगा जिसमें आप फेल हो रहे होंगे, तो दोनों की तैयारी करिए। एक सब्जेक्ट भी निकल गया तो भी आप पास कहलाए जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चों MCQ से। HCF ऑफ 91 21, 91 और 21 का HCF क्या होगा बच्चों? उसका HCF आता है 7। इसमें आंसर रॉन्ग है बच्चों। 91 21 का एक्चुअली आता आंसर 7 है, बट यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। हमारे इस बार के बोर्ड के एग्जाम में ऐसा हो गया था। इसका आंसर सही होता है 7। HCF जो है इसका 7 आता है। हिंदी में HCF को HCF ही कहते हैं, इसलिए हिंदी मीडियम वालों को नहीं बता रहा हूँ मैं, सेम ही तरीके से पूछा जाएगा। द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ सॉल्यूशन, यूनिक होगा, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन हिंदी मीडियम के बच्चे भी देख लें। यहाँ पर 2 समीकरण दिए हैं, इनका हल कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा, अनंत हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, 2 हल होंगे, ये हमको बताना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन है बच्चों जो कि पढ़ के नहीं सॉल्व हो सकता है ना। सिंपल सा है, एक तरीका आपको पता होगा। ये है हमारा एक A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये तो सबको पता ही होगा। इतना तो आपको नहीं पता हो तो ध्यान रखिएगा, जो एक इक्वेशन होती है उसमें x के साथ जो होता है वो A1 होता है, तो A1 1 हो गया। y के साथ जो होता है वो B1 होता है, तो B1 2 हो चुका है। और जो खाली नंबर होता है वो C1 होता है, तो C1 हमारा 5 हो गया। A2 -3 है, B2 -6 है, B2 -6 है, और C2 जो है वो हमारा 1 है। हमको क्या करना होता है बच्चों? इनका रेशो करके देखना होता है क्या आंसर आ रहा है। देखो
A1/A2 का आंसर होगा A1/A2 है 1/-3 और B1/B2 हमारा है 2/-6 और C1/C2 है 5/1। इसको कैंसिलिंग कर लेते हैं। 1/2 2 से कटा 1 टाइम, 2 से 6 कटता है 3 बार बच्चों, तो ये कट गया 3 टाइम्स। तो आंसर आया 1/, सॉरी ये माइनस को नीचे रखो, 1/-3। ये क्या है हमारा A1/A2 है। उसी टाइप से ये भी क्या आया, सेम आ गया 1/-3। लेकिन ये चीज़ अलग है, ये बराबर नहीं है। तो ये सिचुएशन कौन सी होती है मैं बता दूं आपको बच्चों। इस सिचुएशन का नाम है कि A1/A2 बराबर है B1/B2, यानी दो रेशो बराबर है। A1/A2 का रेशो B1/B2 का रेशो बराबर है, लेकिन बराबर नहीं होता है C1/C2 के। तो इस कंडीशन को कहा जाता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब कोई हल नहीं होगा, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है, हैज़ नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। ठीक है। और बच्चों इस लेसन को अगर डिटेल आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल पे हमने सारे लेसन बनाए हुए हैं, आप सारे लेसन को जाके देख सकते हैं और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, है ना। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। थर्ड, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। बच्चों ये तो फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है ए सी ऑप्शन -b/a। हिंदी में इसको कहते हैं मूलों का योग, मूलों का योग। बच्चों मूलों का योग या शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों के योग का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, तो ये तो याद करने की चीज़ें आप याद कर लेना डायरेक्टली। इसे दो फॉर्मूले होते हैं, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a और योग होता है -b/a। द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 जो है, इसके विविक्तिकर का मान ज्ञात करना है हमको निकालना है वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपसे पूछा गया है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेसन नंबर 4 में आती है। हमको क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए हम इस इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं x² - 4x - 4। अभी मैं आपको ज़्यादा मेथड से इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि हमको सिर्फ 1 मार्क के आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ABC लिख लो आप। ए क्या होता है, जो x² के साथ होता है वो a होता है बच्चों। तो x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो a हमारा 1 हो गया। b किसको कहते हैं हम लोग, b होता है जो x के साथ आता है, जैसे कि -4 आ रहा है इसके साथ, x के साथ में यहाँ पर -4 है तो -4 हमारा b हो गया। और c क्या है हमारा, सिर्फ 4 है। हमको उन्होंने फाइंड करने को बोला है डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर, जिसका फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। इसको डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर कहते हैं। ठीक है, वैल्यू कैसे निकालते हैं, ABC की वैल्यू डाल दो आप। b कितना दिया है -4, तो -4 का स्क्वायर, ये फॉर्मूले का माइनस है। 4ac तो 4 × a कितना दिया है 1, c दिया है बच्चों 4। चलिए 4 का स्क्वायर 16। बच्चों माइनस लगा है, लेकिन माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, याद रखना आप हमेशा। क्यों होता है वो समझा देता हूँ। -4 का मल्टीप्लाई -4 से करना है, 4 4 जा 16। स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर का उसी से मल्टीप्लाई, ध्यान रखना। -4 का मल्टीप्लाई -4 से, 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है बच्चों 16। 16 में से 16 जाएंगे तो आंसर आएगा 0, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 0। इस क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट कितना निकला आपका, 0 निकला बच्चों। चेक करें कोई आंसर है क्या, ओहो आंसर है हमारा डी 0। चलिए नेक्स्ट बच्चों, नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है। ठीक है, तो बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी 1। बच्चों सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा हम बना सकते हैं। किस प्रकार से समझाऊं मैं आपको, तो देखिए स्पर्श रेखा क्या होती है कि ये हमारा सर्कल है। अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पर कितनी टेंजेंट बन सकती है, तो हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट या स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है।
तो आंसर क्या होगा कि सिर्फ एक स्पर्श रेखा बना सकते हैं आप। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, बिंदु 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस हमको निकालना है। तो बच्चों एक छोटा सा फॉर्मूला था, मैं समझा दूं आपको। एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जो होता है अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर x1 x2 y2 क्या है, तो ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन था उसमें ये दिया था 0,5 और -5,0। तो ध्यान से देखो, ये आपका हो गया x1, ये हो गया y1, x2 y2, क्लियर है। वैल्यू डाल देते हैं। x2 कितना है -5, माइनस x1 है 0 स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है 0 माइनस y1 क्या है 5 इसका स्क्वायर। देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन 0 को आप प्लस माइनस करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अंदर देखो -5 लिखा है, 0 को आप भूल जाइए। -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर होता है। मैंने क्या बताया था, स्क्वायर करने पर हर चीज़ प्लस होती है। 5 5 ज़ा 25। तो इसका आंसर क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर 25। ये भी 5 ही है, 5 का स्क्वायर 25 ही होगा, है ना। यहाँ फिर से देख लो, है -5, लेकिन बच्चों -5 का स्क्वायर भी प्लस ही होता है। स्क्वायर करने पर हर चीज़ें प्लस बन जाती है। तो 5 × 5 25। तो इसका आंसर भी 25 होगा। 25 25 50 अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 को कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लीजिए आप। फैक्टराइजेशन आपने किया होगा। 50 को पहले 2 से फैक्टराइज करते हैं, 2 का टेबल में 50 आता है, जी हाँ 25 बार। फिर 5 से करते हैं 5 बार, फिर 5 से करते हैं 1 बार। तो हमारा आंसर आ जाएगा इन द रूट 2 × 5 × 5। जिन चीज़ों का ग्रुप बन जाता है बच्चों वो बाहर हो जाती है। 2 इनका ग्रुप बन गया, तो इन 2 में से एक 5 बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर ही रहेगा। तो 5√2 हमारा आंसर है। चेक करें। चलिए बच्चों 5√2, जी हाँ आंसर नंबर बी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप भी देख लो, 5√2 हमारा बी आंसर है। चलिए पेज टर्न करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, HCF A एंड B, LCM A और B, इसका आंसर होता है बच्चों A × B। इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं बता दूं आपको। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि 2 नंबर का LCM करना हो, जैसा ये लिखा है HCF AB, LCM AB। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट में उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ऐसा लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। HCF × LCM बराबर होता है, जिन चीज़ों का LCM HCF कर रहे हो, तो यहाँ लिख रहा है A और B, यानी आप A और B का LCM कर रहे हो और A और B का HCF कर रहे हो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो A × B के मल्टीप्लाई के ही इक्वल होगा। तो इसका आंसर A × B आएगा यहाँ पर। क्लियर है। समीकरण x + y = 8 में यदि x 3 हो, मतलब इस इक्वेशन में अगर x 3 है बच्चों, तो y क्या होगा, y की वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो बहुत इजी है, ने बोला है x + y = 8। उन्होंने x की वैल्यू आपको गिवन करी है 3। x के प्लेस पे 3 रखोगे तो y क्या निकलेगा, बहुत इजी है। x की जगह रखा 3 + y = 8। y को यहीं रखा, प्लस का 3 इधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस। तो y = 8 - 3 5। तो y की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 5। ठीक है, ये आंसर लिखा हुआ 5। एक बहुपद जिसकी घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं बच्चों। यहाँ आंसर क्या लिखोगे, त्रिघात। इंग्लिश में कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक बता दूं आपको, आपका क्वेश्चन भी दिखा दूं, ये अभी तक के क्वेश्चन आसान थे। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3
is called a CUBIC cubic polynomial. Fourth question. If A is the first term and D is the common difference, then the nth term will be, फॉर्मूला होता है बच्चों में तो nth टर्म का A प्लस n माइनस वन टू डी, ये तो याद करना है, कर लेना आप लोग, सिंपल सा है बच्चों। यदि प्रथम पद A हो, सारवंतन D हो, तब AP का, ये पार्ट 5 का है, AP का A प्लस n माइनस वन इंटू डी, पार्ट 5 में दिया जाता है बच्चों। प्रत्येक वर्ग क्या होते हैं बच्चों, हर एक वर्ग समरूप होते हैं। ईच स्क्वायर इज सिमिलर, सारे स्क्वायर कैसे हैं बच्चों, सिमिलर होते हैं। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंड, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एक सेकेंड कहते हैं, मतलब छेदक रेखा। एक रेखा जो वृत्त को 2 जगहों पर काटती है उसको छेदक रेखा कहा जाता है। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर आपको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पूछा है तो वो हो गया पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों, आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो है हमारा मैच द करेक्ट कॉलम। बच्चों यहाँ तो सिंपल सा एक बहुत अच्छा ट्रिक दूँ, 6 नंबर अगर आपको लेना है तो लेसन नंबर 8 के सारे फॉर्मूलेज याद कर लो, 6 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता है। सेक 90 माइनस थीटा होता है बच्चों कोसेक थीटा, तो डी आंसर इसका सही है। कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक, तो आंसर सी सही है। साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो ये बी ऑप्शन हमारा सही है। कॉस 0 1 होता है, तो ऑप्शन ए सही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है बच्चों, उसका आंसर सेक होगा। कैसे होगा समझाता हूँ। एक आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर का आंसर होता है सेक स्क्वायर। करके दिखा देता हूँ, समझ जाओगे आप लोग। रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का आंसर बच्चों सेक थीटा होता है। कैसे है ना, एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अगर इस स्क्वायर को मैं यहाँ से हटा कर इधर लाता हूँ तो वो रूट बन जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सेक थीटा होगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा एफ सेक थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर हमारा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा कहाँ दिया, ई ऑप्शन है हमारा। और ये जो एक ऑप्शन है वो आपको एक्स्ट्रा दिया है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अगर आपको नंबर वाइज देखना है तो मैं यहाँ नंबर वाइज भी लिख के रखा हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए बच्चों आगे देखें। चलिए, यदि a बराबर बी क्यू हो तो a और b में क्या संबंध है, बताइए बच्चों, क्या संबंध है इनके बीच में। तो बच्चों क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि a इज इक्वल टू बी क्यू है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b, a और b में क्या रिलेशन है। ध्यान से समझना बच्चों, एक थ्योरम होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर के, मतलब ये है कि अगर मैं a को किसी नंबर b से डिवाइड करूं तो वो q बार डिवाइड होता है और r उसमें बच जाता है। अभी हमको क्वेश्चन में बोला है सिर्फ a बराबर बी क्यू, इसका मतलब है r हमारा कुछ है ही नहीं, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। यानी a से बी क्यू में b से a में पूरा पूरा डिवाइड हुआ है और रिमाइंडर जो है यहाँ पर 0 बचा है। इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 बचा है, और रिमाइंडर जब 0 बचता है तो क्या कहते हैं कि b का पूरा पूरा डिवाइड a में हो गया, b का पूरा पूरा भाग a में हो गया, तब इसको कहते हैं कि b जो है b a का एक गुणनखंड है, b a का एक गुणनखंड है। इंग्लिश में कहते हैं b इज अ फैक्टर ऑफ a, b इज अ फैक्टर ऑफ a, b a का एक फैक्टर है। तो दिक्कत बच्चों। सेकेंड, इफ ए बी सी आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 नहीं है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या बोला बच्चों उन्होंने कहा कि अगर a b c कोई वास्तविक संख्याएं हैं और a 0 नहीं है, जो a है वो 0 नहीं है, तब द्विघात समीकरण किस रूप में होगा, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलिए बच्चों, समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखो। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। बच्चों क्या है, पाइथागोरस
थ्योरम। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? राइट द नेम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम का नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। राइट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन। अगर किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना तो उसका सूत्र यही होता है बच्चों, याद कर लेना, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। हिंदी में क्या बोला जाता है कि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी का सूत्र लिखो तो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? सर्वाधिक बारंबारता का वर्ग बहुलक कक्षा कहलाता है। क्या है मतलब समझ नहीं आया होगा बच्चों, आपने टेबल वाले क्वेश्चन पढ़े हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको एक। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये इनके अंदर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, या बारंबारता कहते हैं हिंदी में, जिसकी फ्रीक्वेंसी, यहाँ गेंदबाजों की संख्या उसकी फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, तो जिसकी सबसे ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ 16 की सबसे ज़्यादा होती है, तो इसको कहते हैं बहुलक। तो ये जो है ये बहुलक कक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुलक कक्षा। इंग्लिश में कहते हैं मॉडल क्लास। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉडल क्लास। तो जिस वर्ग में से वो मिलती है उसको बहुलक कक्षा कहा जाता है बच्चों। इन इंग्लिश में कहेंगे तो मॉडल क्लास होता है वो। What will be the probability of an impossible event? अगर कोई इवेंट होगा ही नहीं तो उसकी पॉसिबिलिटी जीरो है, तो इम्पॉसिबल इवेंट की क्या होती है? जीरो पॉसिबिलिटी होती है। और एक और फॉर्मूला है, पी और पी नॉट ई की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। पी ई प्लस पी नॉट का मान क्या होगा? तो 1 होगा। और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है बच्चों। क्या होती है? 0। आगे देखें, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य ढूंढिए। तो बच्चों हमने इसमें टिक कर रखे हैं, आपको बता देते हैं। x x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो तो x का मान 0 और 1 होगा, तो ये बिल्कुल सही है। क्या हुआ? समझो बात को। सिर्फ इतना सा है कि अगर x और x माइनस 1 बराबर 0 लिखा है बच्चों, तो इसका मतलब होता है कि या तो ये टर्म 0 है या फिर ये 0 है। अगर मैं इसको 0 के बराबर रखूं तो x बराबर 0 हो सकता है, और या फिर अगर ये 0 के बराबर है तो x माइनस 1 बराबर 0 होगा। और अगर x माइनस 1 0 के बराबर होगा तो माइनस के 1 को इधर ले जाऊंगा मैं, माइनस से दूसरी तरफ, तो x का एक आंसर निकलेगा जिसको कहते हैं x बराबर 1। यानी यही दो आंसर हो सकते हैं, x 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो वही उन्होंने लिखा है कि वैल्यू ऑफ x क्या होगी? 0 और 1, यानी 0 और 1। तो कि सही है, बिल्कुल करेक्ट, सही बोला उन्होंने, सत्य है। समांतर श्रेणी 1074 का 10वां पद ये होगा। उन्होंने पूछा है 10th टर्म ऑफ एपी दिस, इसका 10वां पद निकालना है बच्चों। तो 10वां पद निकालना बहुत आसान है। 10 7 4 10 7 4 का 10th टर्म निकालना है, तो A10 निकालना है आपको। A10 का फॉर्मूला होता है A प्लस 9D। कैसे निकाला समझाता हूँ आपको। फॉर्मूला असली में होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये होता है जनरल फॉर्मूला किसी AP का। 10वां टर्म बोला तो n बराबर 10 रखा, तो 10, तो A 10 यहाँ रखा, 10 में से 1 गई तो 9D, तो A प्लस 9D इसका आंसर है। A की वैल्यू 10 है और D निकालना आपको आता ही होगा, नहीं आता तो समझ लो। फर्स्ट टर्म को A कहते हैं, तो A हो गया हमारा 10, और D निकालने के लिए सेकेंड वाली टर्म में से यानी 7 में से 10 को माइनस कर दो, तो D बराबर हो जाएगा 10 माइनस 7 3 प्लस माइनस माइनस तो हो गया, बड़ा 10 है, माइनस का है तो है माइनस, तो D बराबर आ गया -3। तो A10 का फॉर्मूला हो गया, यानी आंसर हो गया A यानी 10 फॉर्मूले का प्लस 9D मतलब 9 इंटू D कितना है हमारा -3 बच्चों। तो 9 इंटू -3 10 प्लस माइनस माइनस 9 3 27, 27 में से 10 जाएगा तो बचेगा 17 बराबर 27 माइनस का तो -17 इसका आंसर है। अगर ये ही है तो सही है, नहीं तो नहीं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। यस यही बोला उन्होंने, तो बिल्कुल सही कर दो इसको आंसर को।
नेक्स्ट, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है, ये बिल्कुल गलत है बच्चों, फॉल्स है ये। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, नहीं, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर नहीं हो सकता। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल सही है। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला बच्चों, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो बिल्कुल गलत बोला गया है, ये फॉल्स है। वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अर्धगोले का आयतन मतलब हेमीस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि गलत है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये गलत है। और 3 माध्यिका बराबर बहुलक धन 2 माध्य, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, इज राइट। चलिए बच्चों, तो यहाँ अपने एमसीक्यू पार्ट तो खत्म होते हैं। अब हम करेंगे हमारे क्वेश्चन पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको आया हुआ है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। और शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज फॉर्म 2q। जो भी पॉजिटिव इंटीजर है वो 2q फॉर्म का होते हैं, और जो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ये इवन का था, यहाँ ऑड है, तो ऑड इंटीजर 2q + 1 होते हैं, और q यहाँ पर कोई एक इंटीजर है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है बच्चों, कोई टफ नहीं है, आसानी से कर लोगे आप लोग। तो चलिए बच्चों, पहले देखते हैं हम लोग, दोनों मीडियम को साथ साथ कराता जाऊंगा बच्चों। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी की चीज़ें उतारना, इंग्लिश वाले इंग्लिश उतारना। तो हम क्या लिखेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी कोई, बी नहीं लेंगे बच्चों, यहाँ पर सिर्फ ए ही लेंगे, क्योंकि यहाँ तो 2q लिखा है, मतलब हम डिवाइड करेंगे 2 से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना बच्चों कि 2q लिखा है, 2q + 1 लिखा है, तो यहाँ हम 2 से भाग देंगे, a को 2 से भाग देंगे, भाग जाएगा q बार। इसका मतलब यही होता है कि अगर a को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड हो रहा है q टाइम्स, q बार डिवाइड होगा, ठीक है। इंग्लिश में लिखवा दूँ आपको, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। देन बाय यूक्लिड लेमा, यूक्लिड का जो लेमा है वो क्या कहता है, देन बाय यूक्लिड लेमा फॉर a एंड 2, मतलब a को अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो यूक्लिड के नियम से क्या होगा, a बराबर 2q + r होगा। नियम क्या होता है, a बराबर bq + r होता है। यहाँ मुझे पता है कि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2q + r होगा। क्लियर है ये? चलिए अब यहाँ पर r क्या क्या हो सकता है बच्चों, तो यहाँ पर r हो सकता है 0 और 1। जो रिमाइंडर होता है हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, तो r यहाँ पर 0 और 1 दोनों हो सकता है। तब a के 2 आंसर पॉसिबल हैं। a का एक आंसर होगा बच्चों 2q + 0, जो कि एक सम संख्या होगी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ बच्चों, क्योंकि जिस भी चीज़ में 2 का मल्टीप्लाई हो जाए बच्चों वो सम संख्या हो जाती है, जो कि एक सम संख्या होगी। लिख दो रीज़न, क्योंकि 2 से गुणा करने पर हर संख्या सम हो जाती है। वैसे तो बुक में भी नहीं लिखा है ये आंसर,
ये जो रीज़न है मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बुक में तो सिर्फ इतना लिखा है ए बराबर 2q है, हाँ तो ये सम संख्या होगी। क्यों होगी? उसका कारण ये है कि 2 से गुणा करने पर हर संख्या सम हो जाती है बच्चों। इंग्लिश में इसको कैसे लिखोगे? बिकॉज ऑन मल्टीप्लाई बाय 2, ऑन मल्टीप्लाई बाय 2 एवरी नंबर, थोड़ी सी राइटिंग मेरी ठीक नहीं है बच्चों, कोशिश तो कर रहा हूँ मैं अच्छी करने की। एवरी नंबर बिकम्स इवन, तो हर एक नंबर कैसा बन जाता है? इवन बन जाता है। क्लियर है? हर एक नंबर कैसा होता है? इवन बन जाता है। अगर 2q प्लस इवन है देन a इक्वल्स टू 2q प्लस 1 मस्ट बी ऑड। तब ये जो दूसरा नंबर ये तो ऑड होगा, क्योंकि हमको पता है हर इवन संख्या में एक जोड़ने पर वो क्या बन जाता है? ऑड बन जाता है। तो a बराबर 2q प्लस 1 निश्चित ही विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी बच्चों। ठीक है, क्लियर हुआ? आप एक बार पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए, मैं फिर समझा दूं आपको। लेसन फर्स्ट का एक क्वेश्चन है, 2 मार्क में आया हुआ है। हमको बोला गया था अगर कोई धनात्मक सम संख्या को हम 2q लिख सकते हैं और विषम को 2q प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं कि इवन इंटीजर को 2q कहते हैं और इंटीजर को 2q प्लस 1 कहते हैं। ठीक है, तो हमने सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व किया मैंने फिर बता दूं आपको कि हम सबसे पहले इसमें कोई नंबर मानते हैं कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। यूक्लिड लेमा क्या कहता है? ए और 2 के लिए लिक्विड लेमा कहता है कि ए बराबर 2q प्लस r। ए को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो फॉर्मूला बनता है ये, हमेशा याद रखना, ए बराबर bq प्लस r। यहाँ वो संख्या आते हैं इससे डिवाइड करते हैं। 3 होता तो 3q प्लस r लिखता, 4 होता तो 4q प्लस r लिखता। r हमेशा जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो उससे छोटा ही होता है, तो 0 और 1 होंगे। ए बराबर 2q प्लस 0 जो कि एक सम संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका कारण बता दिया मैंने, जिस भी चीज़ को 2 से गुणा करते हैं वो संख्या सम हो जाती है। और मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 एवरी नंबर बिकम्स इवन, हर नंबर इवन बन जाता है। तब a बराबर 2q प्लस बी मस्ट बी ऑड, तो ये ऑड ही होगा। 2q प्लस 1 निश्चित ही एक विषम संख्या होगी। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ें इसी टाइप से। ये तो बहुत ही इजी सवाल है बच्चों। 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों छोटी क्लास का क्वेश्चन है, तो 10th में क्यों दिया जा रहा है समझ नहीं आ रहा है। 6, 72, 120 क्वेश्चन है। 6, 72, 120 का आपको एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन या गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड। इसको करने का बहुत सिंपल तरीका होता है बच्चों। 6, 72 सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से 6 में डिवाइड होता है। जी हाँ, 2 से 6 में डिवाइड होता है 3 बार। सबको पता होगा, अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो सबसे पहले 2 से हम डिवाइड करते हैं, 6 में जाता है 3 बार। 2 से 72 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा 36 बार। और 2 से 120 में जाता है 60 बार। इतना तो सबको आइडिया हुआ ही होगा बच्चों। फिर 2 से करते हैं, 3 में नहीं जाता है, इसमें जाता है। आप चाहें तो कर सकते हैं बच्चों, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, तो आप 36 में 2 से डिवाइड करके देख लेना ऐसे, क्योंकि डिवाइड तो सबको आता ही होगा। अगर डिवाइड पूरा होता है तो लिखते हैं, अगर डिवाइड पूरा नहीं हुआ तो नहीं लिखते। तो इससे 2 से डिवाइड हो जाएगा 36 में 18 बार, इसमें होता है 30 बार। फिर 2 से करेंगे, 3 में नहीं होगा क्योंकि 2 का टेबल में 3 नहीं आता है। 18 में आता है 9 बार, 2 से 30 में जाता है 15 बार। तो आप देख सकते हैं सारी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 के टेबल में नहीं आती है, तो मतलब 2 से इन तीनों में डिवाइड नहीं होगा। अब हम करेंगे डिवाइड 3 से। 3 में जाता है क्या? जी हाँ 1 बार। 3 से 9 में, जी हाँ 3 बार। 3 से 15 में, यस 5 टाइम्स। वंस अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 1 में,
पॉसिबल ही नहीं है। 3 से 3 में 1 बार, 3 से 5 में नहीं जाता है। अब करेंगे 5 से 1 में, नहीं ज़रूरत है हमें, यहाँ भी ज़रूरत नहीं। 5 से 5 में गया 1 बार। जब लास्ट में 1 1 1 आ जाए वहीं पर हम रुक जाते हैं बच्चों। क्या क्या चीज़ें हमारे एलसीएम में आई? 2 2 2 3 3 5। तो एलसीएम क्या होगा? हम लोग लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120। इन तीनों का जो एलसीएम है वो आता है हमारा 2 2 2 3 3 5। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 इंटू 5। 4 का टेबल 9th पार्ट पढ़ना है। 4 9 36 इंटू में 5। 36 का 5 से करेंगे तो 180 आएगा बच्चों। यही आपका एलसीएम है और यही आपका आंसर है। आप चाहो तो नीचे आंसर करके लिख सकते हो। आंसर 180। तो इजी क्वेश्चन थे बच्चों ये तो दोनों। आगे चलते हैं। द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्य ज्ञात करना है आपको। कैसे करते हैं देखो। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी है बच्चों। इसका सॉल्यूशन देखिए आप लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, आप इसको अरेंज करते हैं। सबसे बड़ी पावर x की 6x स्क्वायर, उसके बाद उससे छोटी पावर माइनस का 7x, फिर उससे छोटी पावर माइनस का 3। फिर क्या करना होता है बच्चों, इसके बाद मैं बताता हूँ। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, मेरे को जो अच्छा लगता है बता रहा हूँ। हमको इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, लेकिन ब्रेक करने के लिए सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है कि जो लास्ट का नंबर है 3 और 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको। पहले तो 6 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 आंसर आएगा। हमें ऐसा नंबर चूज़ करना है जिसको प्लस माइनस करने पर 7 आए, मल्टीप्लाई करने पर 18 आए। तो सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों, इसे 18 के फैक्टर कर लो। 18 क्या क्या हो सकता है? 18 हो सकता है 18 1 जा 18 हो सकता है, 9 2 जा 18 और हो सकता है 6 3 जा 18। अब इनमें से देखो किसको प्लस माइनस करने से 7 आ रहा है। 6 प्लस 3 9 नहीं आ रहा है, माइनस करेंगे तो 3। 18 प्लस 1 19 नहीं आ रहा है, माइनस करेंगे तो 17 आ रहा है। इसको माइनस करने से आ रहा है 9 माइनस 2 7। तो हम इस 7 के प्लेस पर क्या करते हैं, लिखते हैं 9 माइनस 2 और x बाहर है। x का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, माइनस 9x की जगह माइनस माइनस प्लस। जब इस ब्रैकेट को खोलते हैं बच्चों तो ये बाहर आता है, बाहर माइनस है तो माइनस, इसका माइनस, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। और x तो दोनों के साथ आएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 3। अब आपको इनमें से कॉमन निकालना होता है। क्योंकि आप लोग बच्चों थोड़े से मैथ्स में वीक होंगे तभी आपको सप्ले आई है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा और आराम से समझा रहा हूँ। हमको ये देखना होता है कि ये जो नंबर है 6 और 9 क्या ये किसी सेम पहाड़े में या टेबल में आते हैं। तो देखो जरा ध्यान से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। 6 आता है 3 के टेबल में, जी हाँ। 9 आता है 3 के टेबल में, दोनों इस 3 के टेबल में आते हैं। तो मैंने इन दोनों से 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पर 2x है, x की पावर 2 का मतलब x इंटू एक्स 2x है, और यहाँ पर 1x है तो 1x भी कॉमन ले लिया। तो हमने कॉमन ले यहाँ से 3x। तब यहाँ क्या बचेगा, 2x में से 1x चला गया यहाँ पर, तो बच्चों 1x बचेगा। तो ध्यान से देखो ये 6 है, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब इनमें से 3 चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, 2x। तो देखिए यहाँ से 3x कॉमन लिया तो अंदर बचा 2x, यहाँ माइनस है, यहाँ 9 है और x है, x तो चला गया तो x तो बचेगा नहीं, लेकिन 9 जो है वो होता है 3 इंटू 3। अब इनमें से 3 अगर मैं ये वाला 3 बाहर ले जाऊँ तो क्या बचेगा, ये 3। तो 2x माइनस 3 हमारा आंसर हो गया।
इन दोनों टर्म को ज़रा ध्यान से देखो आप, यहाँ है 2x माइनस 3, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा। और 2 और 3 जो है वो किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, यानी 1 के टेबल में आते हैं। जब बच्चों कुछ भी कॉमन ना दिखे तो यहाँ से 1 कॉमन ले लो बस। प्लस है तो प्लस और 1 कॉमन लोगे। जब भी किसी चीज़ से 1 कॉमन लेते हैं तो नंबर में कोई फ़र्क नहीं आता है, वो सेम रहता है। 2x माइनस 3 का 2x माइनस 3 ही रहेगा। चलिए, तो बच्चों ये दोनों जो ब्रैकेट है हमेशा सेम आना चाहिए। अगर ये सेम नहीं आया मतलब आपने गलत क्वेश्चन किया है। अब देखो ध्यान से, यहाँ एक ब्रैकेट है 2x माइनस 3, यहाँ भी एक ब्रैकेट है 2 माइनस 3। बच्चों ये प्लस के पहले एक पूरी टर्म होती है, ये प्लस के बाद एक ये पूरी टर्म होती है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? मुझे तो ये बड़ा सा ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है जो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो मैंने 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया। तब यहाँ से क्या बचा? 3x प्लस 1 बचा। ये हो गए बच्चों हमारे फैक्टर। क्या हो गए? फैक्टर। हमको फाइंड करना है जीरोस या शून्यक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको और इसको दोनों को बारी बारी से जीरो के बराबर रख के देखते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, 2x माइनस 3 को जीरो के इक्वल रखते हैं। हमको करना होता है x को अकेला, हमारा काम इतना है कि x को सिंगल करो। तो ये माइनस का 3 इधर जाएगा बच्चों, तो 0 प्लस 3 होगा। 0 में 3 प्लस करोगे तो 3 आंसर आएगा। और ये 2x जो है इसमें से 2 हटाऊंगा मैं बच्चों, 2 हटाऊंगा तो मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो x का आंसर हो गया 3/2। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। तो एक का आंसर हो गया x का 3/2 और एक इसको बराबर रखेंगे 0 के। तो पहले प्लस का 1 इधर जाएगा तो बनेगा माइनस का 1, यहाँ बचेगा 3x। ये है -1, मल्टीप्लाई में है 3 और x, 3 मल्टीप्लाई से जाएगा तो डिवाइड में। तो x का आंसर आ जाएगा -1/2। क्लियर हो बच्चों? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आए? चलिए, अगर समझना आया तो थोड़ा सा पीछे वीडियो कर लेना, रिमाइंड करके देख लेना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग और गुणनफल ये दिया हो। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 1 and 1। सम एंड प्रोडक्ट दिया है बच्चों जीरोस का 1 और 1। कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत आसान सा तरीका है, मैं आपको बता दूं। देखो बच्चों, सम ऑफ जीरोस क्वेश्चन में दिया है, 7th का और वाला क्वेश्चन है। सम ऑफ जीरोस को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बच्चों। सम ऑफ जीरोस को क्या कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा। लेकिन हमको पता नहीं अल्फा और बीटा है कि नहीं, तो हम यहाँ सिंपल सी भाषा में लिखवाता हूँ मैं आपको। सम ऑफ जीरोस आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1 और दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो भी 1 है। हिंदी वाले बच्चे चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं मूलों का योग बराबर 1, मूलों का गुणनफल वो भी हमको 1 दे रखा है। सूत्र क्या है बच्चों? बहुत सिंगल स्टेप क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। जो फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल को जनरली ऐसा कहा जाता है P ऑफ x, तो आप ऐसा लिख लो, P ऑफ x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस, एक हिंदी में लिख रहा हूँ, मूलों का योग गुणित x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख दिया है, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ इसकी जगह पर ये लिख लेंगे सम ऑफ जीरोस प्लस इसकी जगह पर ये लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हो गया आपका फॉर्मूला P ऑफ x निकालने का। P ऑफ x को कहते हैं पॉलिनोमियल x वेरिएबल का, इसका x वेरिएबल का पॉलिनोमियल। तो आंसर हो गया x² माइनस मूलों का योग, मूलों का योग यानी कि दिया है हमको 1, तो यहाँ लिखूँगा 1, बाहर x है तो 1 × x प्लस मूलों का गुणनफल भी 1 है तो यहाँ रखा 1।
1 इंटू एक्स एक्स ही होता है, तो ये हो गया एक्स प्लस 1 और यही है बच्चों आपका फाइनल आंसर। आई थिंक आपको इजी लगा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 8 क्या है, एक ए पी ए -5 -1 3 7, इसके लिए प्रथम पद ए है, सारवंतर डी है। मतलब एक ए पी है जिसकी फर्स्ट टर्म ए और डी आपको फाइंड करना है। बहुत इजी होता है बच्चों, ये तो आप बहुत आराम से कर लोगे, ए और डी निकालना बहुत आसान है। चलिए -5 -1 3 7, क्वेश्चन नंबर है शायद 8। -5 -1 3 7, भैया ए और डी निकालना है। ए आपका हो गया -5, डी का यहाँ फॉर्मूला लिख लो। डी का फॉर्मूला वैसे तो होता है बहुत सारे फॉर्मूले डी के, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो मैं लिख देता हूँ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हिंदी वाले बच्चे इस टर्म को बस पद लिख लेना, पद, सेकेंड पद और फर्स्ट पद, मतलब दूसरा पद प्रथम पद, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा पहला ऐसा। डी निकालेंगे, दूसरा पद क्या है -1 है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो सेकेंड टर्म -1 है तो -1, ये फॉर्मूले का माइनस, और ये है हमारा -5, माइनस माइनस प्लस, तो -1 माइनस माइनस प्लस 5 में से 1 गया तो बचा 4, बड़ा 5 है, प्लस का है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा, मतलब प्लस है। तो डी का आंसर आ गया आपका 4। चलिए बच्चों इसका और क्वेश्चन भी है क्या, देख लेते हैं। हाँ, ए पी ए 21 18 15 का कौन सा पद 81 है, मतलब ये एक ए पी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म, इसका कौन सा जो टर्म है वो -81 है। विच टर्म ऑफ ए पी, मतलब एन निकालना है बच्चों। जब भी कौन सा पद की बात आए, विच टर्म पूछे, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको निकालना होता है एन। चलिए मैं आपको करवा दूँ ये क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है 21 18 15, हमारा और का क्वेश्चन है 21 18 और 15। सो पहले तो ए और डी निकाल लेते हैं, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। ए हो गया हमारा 21, डी हो गया हमारा 18 माइनस 21, फॉर्मूला मैंने अभी ऊपर लिखा है, चाहो तो वो लिख लेना आप लोग, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो -3 आपको डी की वैल्यू पता चल गई। और 81 दिया है हमको, -81 बोला है कि -81 कौन सी टर्म है, तो बहुत सिंपल है, इसको मान लो कि ये ए एन है, तो हमने ए एन को मान लिया -81। सिर्फ सिंगल सी छोटी सी चीज़ होगी बच्चों, आपको इसका फॉर्मूला लगाना है ए एन वाला, जो मैंने आपको बता रखा है कि ए एन का जो फॉर्मूला होता है, nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन यानी -81, ए दिया है 21, n-1, डी दिया है -3, माइनस है इसलिए यहाँ छोटा सा ब्रैकेट लगा लो बच्चों दोनों के बीच में। चलिए -2 है, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सॉरी +2 नहीं है 21 है बच्चों, गलती से 2 लिखा गया, 21 है, ये प्लस से इधर जाएगा तो बनेगा माइनस का 21, तब यहाँ बचेगा n-1 और -3, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, आंसर आएगा 102, मल्टीप्लाई में -3 है, -3 जाएगा डिवाइड में, तो आपके पास बचेगा n-1। कोई दिक्कत आपको नहीं, पहले तो -1 से -1 काटा, 3 से अगर कट करता हूँ तो 34 बार कट होगा बच्चों, तो आंसर होगा 34। यहाँ इन दोनों को काट के 34 आएगा। n निकालना है, माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो प्लस का 1, तब यहाँ बचेगा n। इनको काटा 34 आया, माइनस का 1 इधर आएगा तो +1, तो 34 + 1 35 हो जाएगा, तो n मतलब 35 आ गया आंसर। इसको लिख देना कि 35th टर्म। कैसे आंसर लिख सकते हो आप चाहें तो इसका आंसर लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से,
35वां पद, 35th टर्म। इस टाइप से आप फाइनल आंसर लिख सकते हो बच्चों। तो बच्चों ठीक है, ये रहा आज का हमारा पहला पार्ट, जिसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक करवा चुका हूँ। बहुत ही जल्द आपको दूसरा पार्ट भी करवाऊंगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर बाकी सारे क्वेश्चन होंगे। आई थिंक इसके 3 पार्ट तो बनेंगे बच्चों, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 45-50 मिनट का हो चुका है, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगा। इतने बड़े 3 वीडियो मैं आपके लिए बना दूँगा, जिसमें सारा पेपर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहें। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं, है ना। और हिम्मत रखें, आप बहुत आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे बच्चों। बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई करें, ठीक है।